वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो पी बाई क्यू सीरीज़। जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये ना केवल आपकी किसी एक परीक्षा तक ही सीमित है, अपितु आप चाहे पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एचपी सेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा की तैयारी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम चर्चा कर रहे हैं एचपी पीजीटी हिंदी की। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं कि इसकी परीक्षा हेतु। ठीक है, तो उसी के तहत आज का ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। जो ये प्रश्न पत्र है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का प्रश्न पत्र है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप 50 कमेंट कर देना, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना के दे दूँगा। परंतु देखिए, आप लोगों ने जो 50 कमेंट का टारगेट था वो पूरा नहीं किया, अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा था क्यों ना मैं आपके साथ ये डिस्कस कर ही लूँ। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मुझे लगा जो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखा, परंतु कमेंट आए 30-40 के आसपास ही। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लेक्चर आपके लिए होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर आप लोगों का जो मन था आपने वो कर दिया। मेरा मन है कि मैं आपके साथ इसको साझा करूँ, तो साझा कर रहा हूँ उसको आपके साथ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ। अगर आप लोग एच पी पी जी टी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एच पी पी जी टी हिंदी के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द परचेज करिए। और एच पी पी जी टी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट भी हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए गए हैं। 1-2 दिन शेष आपके क्या सब रह चुके हैं, तो जल्द से जल्द इनको देखिएगा, आपको परीक्षा में फ़ायदा इनसे मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपके पास समय है कि आप इनका एनालाइज कर सकते हैं। परीक्षा के पश्चात आपके पास कोई भी समय नहीं होगा कि आप कुछ एनालाइज कर दें। पहले आपने जो कुछ करना था कर दिया होगा। अगर परीक्षा के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस समय असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अवश्य एक बार इनका अवलोकन आप करिएगा। इन दोनों चीज़ों का आपको फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। अगर इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या किस तरह आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके साथ जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं उन सभी के। ठीक है, साथ में एचपी सेट के लिए हमारे टीम के द्वारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप उसे लेना चाहते तो उसे भी ले सकते हैं। और एचपी एलटी टेट की तैयारी अगर आपके नियर डियर कोई कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारा प्लेटफॉर्म सुझा सकते हो कि यहाँ पर आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न पत्र को। ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हुए नजर आएंगे, तो ध्यान से देखना अपने पूरे वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। उच्चारण स्थल की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है। उच्चारण स्थल की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो पहले का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, तालव्य ध्वनि है ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखिए, 2, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं, इनमें जो सही नहीं होगा वो देख लेते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहते हैं, सही है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये भी सही है। तीसरा विकल्प है सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता, तो ये गलत होगा। सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, तो ये ध्यान रखना। विकल्प चौथा है संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न 3, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। लंबाई, चतुराई, वजन, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, परंतु जो भाववाचक संज्ञा प्रकृति नहीं होगी। अगला प्रश्न 4, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा तो वो होगा विकल्प ए ही, प्रतिदिन में द्विगु समास नहीं होगा। प्रतिदिन में द्विगु समास नहीं होगा, इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी विद्यागृह में तत्पुरुष समास है, दूध भात में द्वंद्व समास है, पश्चिमोत्तर में बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है।
रचना, प्रयोग, अर्थ ये शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, परंतु व्याख्या ये शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 6, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं 4। निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म होगा तो वो होगा विकल्प बी। नीरज और बारिद ये संगत युग्म नहीं है, ये असंगत है। नीरज होता है कमल, बारिद होता है मेघ या बादल। भौना और मधुकर सही है। कनक और कंचन सही है। समीर और अनिल ये भी सही है। अगला प्रश्न है 8, इसमें आपसे पूछा गया है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 9, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है। एक बार पंक्ति को फिर से देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा तो वो होगा विकल्प बी, श्लेष अलंकार। बी सही होगा यहाँ। फिर अगला जो प्रश्न है 10, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म होगा तो वो होगा विकल्प डी, अर्थात आविर्भाव का विभाव नहीं होगा। बाकी जो संगत युग्म है अवनति का उन्नति होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अक्षम का सक्षम होगा। फिर अगला जो प्रश्न है 11, इसमें आपसे पूछा गया है उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। उंगली पर नाचने का मुहावरे का सही अर्थ होगा किसी के इशारों पर नाचना या चलना। विकल्प बी विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है 12, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो होगा पंख। पंख तत्सम शब्द नहीं है, तत्भव है। अंगुष्ठ, अक्षी, आशीष ये सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा असंगत युग्म है। तो देखिए, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, यहाँ पर श्लेष अलंकार बताया गया है तो ये गलत हो जाएगा। श्लेष अलंकार यहाँ नहीं हुआ, यहाँ होगा यमक अलंकार। बाकी कर का मन का डारी के, मन का मन का फिर यमक अलंकार है, सही है। तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहु छाए, यहाँ पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, ये भी सही होगा। चरण कमल बंदो हरि राय, ये रूपक अलंकार है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर जो संगत है कपीश स्वर संधि है, बिल्कुल सही। बागीश व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही। पुनर्रचना विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही। निस्संदेह व्यंजन संधि है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो जो तलांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंची जगह पर स्थित है, तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कोली समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है। उनके विवाह में कन्यादान की प्रथा का होना गलत है, पूर्वज पूजा का होना ये सही होगा, यहाँ पर विकल्प बी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की भूमि सुधारों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है। तो ये की गई है 20.79 करोड़ रुपए की। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है प्रारंभिक वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लागू की जा चुकी है। तो ये की गई है 8 जिलों में। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कितने जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी। तो ये आपके सिरमौर में, निम्नलिखित में से सिरमौर में सबसे अधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला जो प्रश्न है 20, निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। तो जो चंदेश कुमारी है इन्होंने हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 21, हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली के पड़ोस में ही डिंबा देवी के मंदिर की संरचना निम्न में से किस वर्ष की गई। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1553।
अगला प्रश्न है 22, हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नरों की कालावधि के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा विकल्प सी। यहाँ पर थोड़ा सा ये असंगत हो जाएगा क्योंकि 1952 पहले आना था, 1958 बाद में, ये आगे पीछे कर दिया है, जिस कारण इस प्रश्न पे थोड़ा सा संदेह भी उत्पन्न होता है कि यार सही होगा या गलत होगा ये। परंतु जो बोर्ड ने ये जितने भी उत्तर दे रहा हूँ ये सारे के सारे ऑफिशियल माने हुए हैं, तभी आपको इनके उत्तर में दे रहा हूँ। फिर अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या पूछा यह है कौन सा, 31, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो जो आर्य भाषा में शामिल नहीं होगा तो वो होगा आपका विकल्प ए, अरबी। अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी ये तीनों ही आर्य भाषाओं में सम्मिलित होंगे। प्रश्न संख्या 32 इसमें पूछा यह है, कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्न में से किस रचना में किया गया है? तो जो ये वर्णन किया गया है इंद्रावती में। यहाँ पर विकल्प डी, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, इसमें आपसे पूछा गया है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का होगा? तो जो प्रस्तुत कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 34, इसमें आपसे पूछा यह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की? तो ये की थी आपकी 2 प्रकार की अपभ्रंशों की चर्चा, विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ये क्या है, प्रश्न 35, निम्नलिखित में से ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार से सही अनुक्रम स्थापित करना है। तो जो सही अनुक्रम यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले काव्यदर्श, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण। जो काव्यदर्श है ये 7वीं सदी में दंडी ने लिखा, ध्वन्यालोक 9वीं शती में आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया, काव्य प्रकाश 11वीं शती में मम्मट के द्वारा लिखा गया, साहित्य प्रकाश साहित्य दर्पण 14वीं शती में विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है 36, इसमें पूछा गया, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए। सबसे पहले बामन, फिर भोजराज, फिर रुयक, फिर विश्वनाथ, ये सारा क्रम सही होगा। जो बामन का समय है ये होगा आपका बामन का 8वीं शती, और फिर भोजराज का होगा 11वीं शती, रुयक का होगा 12वीं शती, और विश्वनाथ का होगा 14वीं शती। इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 37, ससुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन होंगे? तो जो इस दोहे के रचनाकार होंगे तो ये होंगे विकल्प एक, कबीरदास। अगला जो प्रश्न है 38, इसमें आपसे पूछा गया, विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे? जो ये प्रश्न इस पे बोर्ड के द्वारा सारे विकल्प कर दिए गए थे, और जो बोर्ड ने माना वो माना राजा शिव सिंह को। ये संगत हो जाएगा, क्यों? जो विद्यापति थे ये गणपति ठाकुर के दरबार में भी रहे, कीर्ति सिंह के दरबार में भी रहे, और राजा शिव सिंह के दरबार में भी रहे। तो डी यहाँ पर ए, बी, डी सही है, सी यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न 39, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हिंदी कहानी के संदर्भ में जो कथन सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प डी। आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। बाकी गीत की तरह यह कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, सही है। कहानी का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आता रहा है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं। अगला प्रश्न 40, मोरा जोबना नवेल रभयो है, गुलाल कैसे गद दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए, उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो उपयुक्त दोहा जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो का, विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न 41, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो जो ये पुस्तक होगी जो आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है तो वो होगी आपकी विकल्प सी, द मैन एंड हिज वर्क। द मैन एंड हिज वर्क ये आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं होगी। फिर जो कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, द फिलोसफी ऑफ रिहेटोरिक, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी की सारी हो जाएंगी आपकी
किसकी? आई.ए. रिचर्ड्स की। आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम पूछा जाएगा तो ये होगा ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। समय इसका हो जाएगा 1893, ये भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 42 इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त मुख्य छंद नहीं है? तो इसका उत्तर आप दीजिएगा, थोड़ा सा समय आप लीजिएगा ताकि आप इसका उत्तर दे सकें। तो 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो कौन सा होगा? विकल्प सी, चौपाई। सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 43, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में रहता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक के बारे में सही हैं? तो यहाँ पर जो सही बातें होंगी गुरु नानक जी के संबंध में तो वो देखिए कौन कौन सी सही है। पहली तो है गुरु नानक आरंभ से ही भक्त नहीं थे, तो ये गलत होगा। गुरु नानक देव जी शुरू से ही भक्त थे। दूसरी पंक्ति है हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था। बिल्कुल सही। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों का भ्रमण किया, ये भी सही होगा। और विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर ना रह सका, तो ये गलत होगा। उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर था। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, 2 और 3। प्रश्न है अगला निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? तो जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि होंगे इसमें देखिए नाबादास ये राम भक्ति धारा के हैं, हरिदेव राम भक्ति धारा के हैं, हित हरिवंश कृष्ण भक्ति धारा के हैं, ध्रुवदास राम भक्ति धारा के हैं, परमानंद दास कृष्ण भक्ति धारा के हैं। इसलिए 3 और 5 सही विकल्प होगा। 3 और 5 कहाँ पर है? तो ये है अब 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 ये सही होगा। 4 कौन है? ध्रुवदास भी कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित होगा। 3, 4 और 5 ये सही विकल्प होगा इस कारण हमारा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं हैं? तो जो केशवदास की रचनाएं होंगी तो इसमें सही विकल्प होगा आपका, कौन सा सही विकल्प होगा? तो वो हो जाएगा आपका कवि प्रिया केशवदास की रचना है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। और जो नवरस तरंग है, नवरस तरंग केशवदास की रचना नहीं है। वीर सिंह देवचरित ये भी केशवदास की रचना है। छत्र प्रकाश ये भी केशवदास की रचना नहीं होगी। इसलिए जो सही विकल्प होगा 1, 2 और 4 तीनों सही होंगे। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, तो ये जो काव्य पंक्ति इसके रचनाकार हो जाएंगे सूरदास। कौन होंगे? सूरदास। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, 47 का बी। अगला जो प्रश्न है 48 इसमें आपसे पूछा गया है कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन है। तो जो कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन होंगे तो वो देख लेते हैं हम। इसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, सही। उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है, तो ये भी सही होगा। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण नहीं है, तो गलत। ये वही कृष्ण है जो कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के कृष्ण हैं, तो ये भी गलत होगा, ये नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो सही विकल्प होगा विकल्प ए और विकल्प 2। 49 में क्या पूछा गया? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे चैतन्य महाप्रभु। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु।
अगले प्रश्न को देखिए 50, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने सूरदास के बारे में जो कथन कहे हैं तो वो है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, सही है। दूसरा कथन, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और बाग वैदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, ये भी सही है। केवल तुलसी में ही सूर के समान प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा है, तो ये गलत होगा। सूरदास के यहाँ सुंदर उपालम काव्य का अभाव है, तो ये भी असंगत होगा। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, 1 और 2। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही मिलान होगा तो वो होगा आपका माधवी और विषम सहानी, सही मिलान है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण की रचना है, ये भी सही मिलान है। एक दुनी एक सुरेंद्र वर्मा की रचना है, ये भी सही मिलान है। रक्त बीज ये मणि मधुकर की रचना, ये सही मिलान नहीं होगा, ये असंगत मिलान है। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए था, परंतु बोर्ड ने गलत प्रश्न पूछा है, सही मिलान कौन सा है। तो यहाँ पर 3 तो सही मिलान है, ये तीनों सही मिलान है, परंतु विकल्प डी ये सही मिलान नहीं होगा, तो उत्तर ये होना चाहिए था इसका। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। जन्म काल की दृष्टि से जो सही अनुक्रम होगा तो वो होगा विकल्प ए, सबसे पहले आएंगे कबीरदास 1398 में, सूरदास 1478 में, जायसी 1494 में, मीराबाई 1516 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 53, कही ईसूरी फाग किसका उपन्यास है। कही ईसूरी फाग किसका उपन्यास होगा, तो ये विकल्प ए मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास होगा। विकल्प ए यहाँ सही होगा 53 में। अगला जो प्रश्न 54 इसमें पूछा गया, प्रणयनी परिणय के रचनाकार कौन है। 54 का जो सही विकल्प होगा किशोरी लाल गोस्वामी, ये प्रणयनी परिणय जो रचना है इसके रचनाकार होंगे, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 55, निम्नलिखित में से नक्शिख नाम से रचना किस कवि ने नहीं की है। नहीं की बात की जा रही है। नक्शिख नाम से बलभद्र ने रचना की है, सुरती मिश्र ने की है, तोषनिधि ने की है, परंतु चिंतामणि ने नहीं की है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं, रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 67, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था, किस विद्वान ने कहा। तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से रचनाओं और रचनाकारों का सही सुमेलित रूप प्रस्तुत करिए। तो देखिए जो सही सुमेलित रूप होगा तो वो कासिम शाह की रचना कौन सी होगी, हंस जवाहिर। जायसी की कौन सी रचना हो जाएगी, अखरावट। और अखरावट जायसी की। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना होगी, इंद्रावती। उस्मान की कौन सी रचना हो जाएगी, चित्रावली। तो ये क्रम सही होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। तो जो वैराग्य संदीपनी है इसके रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। विकल्प ए सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, ये यहाँ पर बतलाना है। तो जो मतीराम की रचना नहीं होगी तो वो होगी रस विलास। विकल्प बी सही होगा। बाकी रसराज, ललित लाम, छंदसार ये तीनों ही मतीराम की रचनाएं होंगी। प्रश्न संख्या 61, बिहारी के इस सत्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी ख्याति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। तो ये पंक्तियां किसने कही थी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प डी। अगला प्रश्न है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण किसकी रचनाएं हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं होंगी। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो होगा सीधे सी कौन सा, तो होगा विकल्प बी, प्रहलाद चरित 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, सही है। संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है, सही है।
भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था। ये भी सही होगा। तो प्रश्न संख्या 64, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती इसकी कोई तान। तो प्रस्तुत पंक्तियां किसकी होंगी? तो ये मैथिली शरण गुप्त की होंगी। विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, फिलहाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो फिलहाल पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक HPPGT हिंदी के प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, ना ही प्रैक्टिस सेट की आपने अभी तक तैयारी की है, तो समय रहते इनकी तैयारी करिएगा, आपको लाभदायक ही साबित होंगी। चाहे आप PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अलग विषय की तैयारी कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 66, इसमें क्या पूछा गया है? जन्म काल के अनुसार निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो विकल्प ए सबसे पहले आएंगे आपके। कौन सा सही होगा? विकल्प ए। मैंने देखो विकल्प 2 में टिक लगा दिया, तो इस तरह कई बार कर देता हूँ। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। विकल्प ए सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट, फिर सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट होंगे, फिर होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर लाला श्रीनिवास दास, फिर प्रताप नारायण मिश्र। इसका ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम होगा रचनाकारों का विकल्प सी। सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर मैथिली शरण गुप्त और सबसे अंत में रामनेश त्रिपाठी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो सही अनुक्रम होगा जन्म काल के अनुसार तो ये होगा विकल्प ए। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत आएंगे, फिर महादेवी वर्मा, फिर आगे फिर मुक्तिबोध। विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 69, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? तो ये होगा विकल्प सी। सबसे पहले राजर्षि, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो जो सही अनुक्रम यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले झरना, फिर परिमल, फिर गुंजन, फिर सांध्य गीत। अगला प्रश्न 71 से 75 तक यहाँ पर स्थापना और तर्क दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। क्या है स्थापना और तर्क? इसमें आपसे देखिए पूछी गई है स्थापना, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिलता है, तो ये सही होगा। फिर करुणा का तर्क, करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं होता, तो ये गलत होगा। इस कारण यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सी। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है 72, इसमें पूछा गया है, स्थापना है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो जो ये वाला कथन है तो ये सत्य होगा। फिर दूसरा कथन है, बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है, तो ये भी सही होगा। दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे, ए और आर दोनों सही। अगला जो प्रश्न है स्थापना 53, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। तर्क है, वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। तो 73 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। विकल्प ए और आर दोनों सही होंगे। अगला जो प्रश्न है, स्थापना, कभी वाणी से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है इसका, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पर जो 74 का सही विकल्प होगा तो ए और आर दोनों सही होंगे। अगला जो प्रश्न है 75, मनुष्यों के रूप व्यापार और मनोवृत्तियों के सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक पशु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण है और गौण ही समझना चाहिए और उन्हें गौण ही समझना चाहिए। तो 74 में तर्क है, प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का नर संबंधी भावना को तीव्र करने से कोई संबंध नहीं है, तो सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है 76, आंगन के बंधनवार संस्मरण के लेखक हैं, तो ये होंगे विकल्प बी, विवेकी राय। अगला प्रश्न है
77। टूंडा लाट उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो जो टूंडा लाट उपन्यास होगा इसके रचनाकार कौन होंगे? जगदीश चंद्र, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 78। अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? अपने अपने पिंजरे है आत्मविधा की रचना, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, विकल्प सी सही। कौवे और काला पानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं? व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन होंगे? तो विश्वनाथ त्रिपाठी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 82। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म कौन सा है? तो ये बताना है। तो जो असंगत युग्म होगा तो वो होगा अंतराल प्रभाकर माचवी की रचना नहीं है। एक और द्रोणाचार्य शंकरशेष की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। फाल्गुनी मेहरुनिसा प्रवेश की रचना होगी और अंतराल मोहन राकेश की रचना होगी, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 83। हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया था, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का कौन सा युग्म संगत होगा? तो जो असंगत युग्म होगा तो वो देख लेता हूँ यहाँ पर कौन सा है असंगत। तो ये लक्ष्मण गार्गी, लक्ष्मण गायकवाड़, नागफनी इनकी जो असंगत रचना है। तुलसीदास मणिकर्णिका इनकी रचना है और ओम प्रकाश वाल्मीकि तिरस्कृत इनकी रचना है। मोहन दास नैमिषारण्य मेरे दिन मेरे वर्ष, ये सही है। अगला है, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत दुखांतक के अंकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 85 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना, फिर गीत, फिर दृश्य। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए 86। निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित करिए। तो यहाँ पर जो मूल स्थान सही होगा तो वो होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा, ई चेलीशेव, इनका संबंध रूस से है। फिर है लोठार लुत्से से, इसका संबंध है जर्मनी से, और अपने ये लोठार लुत्से से जर्मनी से। जॉर्ज ए ग्रियर्सन आयरलैंड से। फ्रेडरिक पिनकार्ड ये आपके कहाँ से होंगे? फ्रेडरिक पिनकार्ड ये इंग्लैंड से होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कौन सा? विकल्प डी। निम्नलिखित में से आंखों देखा पाकिस्तान उपन्यास और यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? कमलेश्वर, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। विकल्प ए सही होगा 87 का। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सुमेलित रूप होगा, बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर की। फिर मंजूर एहतेशाम की रचना कौन सी होगी? सूखा बरगद। श्री लाल शुक्ल की रचना कौन सी होगी? राग दरबारी। अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र। मंजूर एहतेशाम की होगी आपकी सूखा बरगद। श्री लाल शुक्ल का कौन सा होगा? राग दरबारी। और कृष्णा सोबती का समय सरगम। अगला प्रश्न है, एक फूल की चाह नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो ये सियाराम शरण गुप्त होंगे, विकल्प ए। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह के रचयिता हैं।
रघुवीर सहाय विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। याद रखना है आपने, ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखक को सुमेलित कीजिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ये कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। विकल्प बी का सही मिलान कौन सा होगा? तो ये होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही तो कहा गया था। फिर है, आचार्य रामचंद्र आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, ये किसकी पंक्तियां होगी? ये सरदार पूर्ण सिंह की होगी। तो इस प्रकार से इसका भी आप मिलान कर लेना, ये भी आपका सही हो जाएगा प्रश्न यहाँ से। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया 92, एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ रचना। फिर तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र। भारतीय संस्कृति के स्वर, ये किसकी रचना है? भारतीय संस्कृति के स्वर, ये किसकी रचना है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। लिखी कागज कोरे अज्ञेय की रचना है। साहित्य और संस्कृति, ये आपकी रामविलास शर्मा की रचना हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर जो असंगत होगा तो वो देखिए, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का सही है। आलोचना का आकाश मधुरेश का है, सही है। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह का है। और इन दिनों अशोक वाजपेयी की कृति नहीं होगी, इसका भी आप ध्यान रखना। विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्ताह के कवियों में शामिल नहीं है? रघुवीर सहाय नहीं है, बाकी नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, ये तो होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? तो यह है एक कहानी, यह भी आत्मकथा विधा की रचना। माटी की मूर्ति जीवनी विधा की रचना। और माटी की मूर्ति जीवनी विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। स्मृति में रहे वे संस्मरण विधा की रचना है। तो बी सही होगा, माटी की मूर्तें जीवनी विधा की रचना ही नहीं है, रेखा चित्र है ये। फिर अगले जो प्रश्न है ये 96 से लेकर 100 तक, यहाँ पर पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, फिर इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए 96 का सही विकल्प होगा विकल्प सी। और 97 का सही होगा, निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है। तो कटुता और मधुरता का सामंजस्य, विकल्प डी। 96 का कौन सा सही होगा? विकल्प बी। 99 का जो सही होगा, अधर्म के पराभव और धर्म की जय। 100 प्रश्न का क्या है? 100 का, तो ये रहस्य में भी आध्यात्मिकता है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर था। काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। जो तथ्य आपको बताइए ये सारे के सारे आपको परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो सेट के लिए हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ और PYQ सीरीज़ है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर भी मिलेंगे सेट की सीरीज़ में। और जो LT टेट के लिए भी PYQ सीरीज़ हमारी चली हुई है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको LT टेट के PYQ अवेलेबल होंगे, LT कमीशन के PYQ अवेलेबल होंगे। साथ में और भी जो HV प्रदेश में हिंदी साहित्य की परीक्षा होती है इसके PYQ उपलब्ध होंगे। जुड़ने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप संपर्क करिएगा। और LT टेट PYQ हिंदी साहित्य PYQ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप इन्हें समय रहते ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। धन्यवाद।